फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सेल क्या है। सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही सेल में सेंटर में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है सेल के? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है? न्यूक्लियस। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। यूजुअली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। कुछ सेल के सेंटर से हटकर प्रेजेंट होता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर या इधर। उसको क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक न्यूक्लियस। वैसे तो हमारे सारे सेल्स में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उनका लाइफ स्पेन कम होता है, वो जल्दी डाई हो जाते हैं। एंड कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या है? बोन ब्रेकिंग सेल्स। ये बोन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन। इट्स अबाउट न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो है सेल का वो है न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एंड न्यूक्लियस का अनदर नेम क्या है? कैरियोन। कैरियोन न्यूक्लियस का अनदर नेम है, इसलिए जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी या फिर कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन। जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन। एक तो सेल की खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनकी भी खुद की मेम्ब्रेन होती है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो इसकी मेम्ब्रेन है वो डबल फोल्ड है। दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हुई? डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी है। अब सेल में जो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? सेल की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर है सेल का, क्योंकि ये सेल की सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। प्लस इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है? एनक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, यानी कि पेरेंट सेल से जब एक सेल डिवाइड करता है, वो जो एक सेल जिससे न्यू सेल्स बने हैं, वो सेल कौन सा होता है? पेरेंट सेल। जैसे कि ये एक सेल है, ये डिवाइड होकर क्या बना रहा है? 2 मोर सेल्स बना रहा है। ये पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? डीएनए के फॉर्म में। एंड ये जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है डॉटर सेल्स में, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटरी। इट मींस इंफॉर्मेशन जो है पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स है उनसे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आई है, हमसे नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल
न्यूक्लियस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी क्या है? इंफॉर्मेशन का पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है जब सेल डिवाइड होते हैं। देन सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। नाउ हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। सो ये है न्यूक्लियस। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सो सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको किसने इंक्लोज किया हुआ है? किससे कवर है? वो सेल मेम्ब्रेन से। ऐसे ही न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर है, जिसने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज किया हुआ है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ये मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के और क्या नाम है? न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरियोथिका। सो अभी हम इसको लाइन वाइज डिटेल में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स को। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे है? जैसे सेल के अंदर सेल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सो सेल के अंदर फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है एंड इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ थर्ड कंपोनेंट है क्रोमेटिन। सो क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थ्रेड लाइक, सो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। सो इस क्रोमेटिन का क्या काम है? इस क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रेजेंट है क्रोमेटिन में। सो फोर्थ कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस। सो ये सेंटर में न्यूक्लियस की एक स्मॉल बॉडी प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको स्मॉल या फिर लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। एंड ये क्या है? राइबोसोम फैक्ट्री। जो राइबोसोम क्या है? जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सो ये राइबोसोम कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। अब हम इन्हीं सभी कंपोनेंट्स को, ये जितने भी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसको लाइन वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस का है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अनदर नेम क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरियोथिका। सो जैसे सेल में आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन की आउटर जो कवरिंग है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो इनर स्ट्रक्चर है यानी इनसाइड जो है सेल की, उसको आउटसाइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी जो आउटसाइड है सेल की इन्वायरमेंट, उसको सेपरेट करती है। सो ऐसे ही न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो ये न्यूक्लियर है एंड इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है, जिसने सारे स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के एनक्लोज किए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरियोथिका। सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? जो सेल का इनसाइड एनवायरनमेंट है, सो सेल के इनसाइड क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर्स। सो ये जो सेल का इनसाइड एनवायरनमेंट है, इसको सेपरेट करती है किससे? साइटोप्लाज्म से। सो क्योंकि न्यूक्लियस के साइड में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? जो इनसाइड मींस न्यूक्लियस में अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसको सेपरेट करना किससे? साइटोप्लाज्म से। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन है, मैंने पहले ही बताया। एक होती है आउटर, सो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। सो जो इनर साइड है यानी कि जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस की तरफ है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है, ये है इनर मेम्ब्रेन, और जो आउटसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। सो डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की एंड इनर आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जिसको क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सो ये स्पेस कितना होता है? अराउंड 10 to 50 नैनोमीटर। सो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कितना क्या कहलाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, एंड ये कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर। प्लस जो आउटर मेम्ब्रेन है,
ये जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, प्लस आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कॉन्टिन्यूअस में होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कॉन्टिन्यूअस में होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। नाउ जो जो मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की, इसका काम क्या है? सेपरेट सेल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, एंड न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को किससे सेपरेट करती है? सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से। एक तरह से ये बैरियर का काम करती है, बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। ये एक तरह से बैरियर का काम करती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करती है। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन सी हैं? जैसे कि लार्ज प्रोटीन्स, वो इजिली इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। अब बात आती है न्यूक्लियर पोर्स की। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स आपको दिख रहे होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी आउटर और इनर जहां पर फ्यूज हो जाती है वहां पर एक पोर बन जाता है यानी ओपनिंग बन जाती है। ये पोर बहुत सारे होते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। अराउंड 3000 to 4000 पोर्स एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की। इन पोर्स का क्या काम है? जो मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज प्रोटीन्स जो कि इजिली इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते, वो किसके थ्रू होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। न्यूक्लियर पोर्स एक तरह से चैनल्स का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इन पोर्स पर। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? चैनल्स का काम करते हैं, जो कि जैसे लार्ज प्रोटीन्स हो गए या फिर अदर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये जो कैरियर या फिर चैनल्स हैं या फिर जो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर पोर्स में प्रेजेंट होती हैं, ये प्रोटीन्स जब ट्रांसपोर्ट करवाती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का, उसमें एनर्जी की नीड लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पैसेज होता है, ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस से बाहर सब्सटेंसेस का या फिर न्यूक्लियस के अंदर। दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर लैमिना? ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर कंटिन्यूअस में साथ में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये न्यूक्लियर लैमिना साथ में इनर मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअस में होता है। ये न्यूक्लियर लैमिना क्या प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को? मैकेनिकल सपोर्ट। न्यूक्लियर लैमिना जो कि इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, उसके साथ इनसाइड कंटिन्यूअस होता है, एंड ये न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। ये थी अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन है न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या काम है? इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इस फ्लूइड में, एंड ये फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एक होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी एक्टिविटीज न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, एंजाइम्स इन एक्टिविटीज को स्पीड अप कर देते हैं। प्लस इनमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होती है उसकी कॉपीज बन जाती हैं, जो कॉपीज पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाती हैं। उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की ही आइडेंटिकल कॉपीज बन जाना। न्यूक्लियोटाइड्स इस डीएनए रेप्लिकेशन की हेल्प में वर्क करते हैं। एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या है?
क्रोमेटिन। सो क्रोमेटिन क्या है? ये जो सेल के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड लाइक और एंटेंगल्ड जो आपस में उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। सो इस क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है? सेल का जेनेटिक मटेरियल। एंड ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डीएनए की फॉर्म में। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि सेल का जेनेटिक मटेरियल है। तो जब सेल डिवाइड होता है, सो ये जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। सो न्यूक्लियस कंटेन सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? ये क्रोमेटिन कब प्रेजेंट होती है? जब न्यूक्लियस इंटरफेज में होता है, यानी कि सेल के डिवीजन से पहले, सेल जब डिवाइड होने वाला है उससे पहले ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यानी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या बनाता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं एंड एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। तब ये सेल न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से दिखते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस, एंड ये क्या है? क्रोमेटिन। सो ये क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होना मतलब कि एक पर्टिकुलर शेप बना लेते हैं, इनमें कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंस होकर ये क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। एंड ये क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। सो जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं। डिवीजन से पहले न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। सो सेल का जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिन में ही प्रेजेंट होता है। एंड जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। नाउ क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक डीएनए, डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए दोनों सेल डिवीजन के टाइम पर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। सो पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है डॉटर सेल में, सो ये पेरेंट सेल है एंड ये डॉटर सेल्स है, दो में डिवाइड हुए, देन ये फर्दर डिवाइड होंगे। सो इस तरह से क्या होता है? एक तो सेल क्या बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। सो सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है मिलकर। सो ये सेल पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनाता है? जब सेल डिवाइड होता है। सो सेल डिवाइड हो के पूरा एक बॉडी, एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले टिश्यूज बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह से ये सेल में डिवीजन होती है, तब ये पूरी बॉडी हमारी बनती है। एंड इस सेल में क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है। एंड ये जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है। सो ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? डीएनए की फॉर्म में। एंड ये डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिन के ऊपर प्रेजेंट होता है। या फिर ये डीएनए ऐसे कह सकते हैं कि ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? डीएनए से ही। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन जीन्स में बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। सो कह सकते हैं कि ये जो जीन्स हैं वो कैसे हैं? क्रोमोसोम एक बस की तरह है जिसमें जीन्स क्या है? पैसेंजर्स हैं। इन पैसेंजर में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। यानी इन जीन्स में क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। तो हमारी जो पूरी बॉडी सेल से बनी है, ये सेल डिवाइड होकर बने हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर हुआ है। ऐसे ही जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सो उस नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारे सेल्स में से जीन्स जाएंगी। सो वो जीन्स क्या करेंगी? इसलिए कहते हैं कि जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल से के जैसे होते हैं, क्योंकि डॉटर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस पर जाती है? अपने पेरेंट्स पर जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि ये जीन्स जो है ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एंड इन जीन्स में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन में जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी का डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो कि हेरिडिटी में काम करता है। हेरिडिटी यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाना, एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में जानी। नाउ ये हो गया हमारा क्रोमेटिन, जिसको कंडेंस होकर जो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोलस। सो ये जो सेंटर में न्यूक्लियस के प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। सो ये सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इसका क्या काम है? लार्जेस्ट है, मेम्ब्रेन लेस बॉडी। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस है ये। फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? मैन्युफैक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या होते हैं? सो ये क्या करता है? राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करता है।
मैन्युफैक्चर यानी बनाता है, एंड देन उसको जो राइबोसोम के कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करता है, एंड देन उसको असेंबली करता है, असेंबल करता है, और क्या बनाता है, राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए। सो सेल को एनर्जी की जरूरत है जिसके लिए प्रोटीन्स की जरूरत है, और भी बहुत सारे फंक्शंस के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। सो ये राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाते हैं, एंड ये राइबोसोम कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, सेल के न्यूक्लियोलस में मैन्युफैक्चर होते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, एंड देन ये राइबोसोम बाहर निकल के देन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको रिसीव कर लेता है, प्लस कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर आते हैं सेल में। सो न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करना एंड असेंबल करना। देन नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। सो आरआरएनए क्या है, आरआरएनए है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो जैसे डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे ही आरएनए भी न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। आरएनए जो कौन सा प्रेजेंट होता है, वैसे तो आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए है वो है आरआरएनए यानी राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आरआरएनए भी राइबोसोम्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। Now what are the important functions of nucleus? वैसे तो आपको ऑलमोस्ट फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट है कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो हेरिडिटी का क्या मतलब है कि जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन जाती है। सो जो पेरेंट सेल में इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए की फॉर्म में। सो ये डीएनए क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो उस टाइम पर डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, एंड ये डीएनए देन पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाते हैं। सो ये डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आए हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे पेरेंट्स थे उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स मुझ में आई है, सो मेरे में किसके थ्रू आई है, डीएनए के थ्रू आई है। सो इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटरी। सो न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म की उसको कंट्रोल करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, सेल साइकिल के ड्यूरिंग, जब सेल डिवाइड होता है। सेकेंड है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। सो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो भी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। देन है नेक्स्ट जीन एक्सप्रेशन। सो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियस में, सो इन जीन्स का कुछ पार्ट या कुछ सेगमेंट या फिर कह सकते हैं जीन के कुछ इंफॉर्मेशन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज होती है। सो जीन के कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करना कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड स्पेशली ये प्रोडक्ट कौन सा होता है, प्रोटीन। सो प्रोटीन की सिंथेसिस किसके थ्रू, जीन के कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू कुछ प्रोडक्ट बनाना, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, उसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। सो न्यूक्लियस में क्या होता है, जो डीएनए हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। सो हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटीन स्टोर होते हैं। सो ये प्रोटीन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, आरआरएनए से, राइबोसोमल आरएनए से। देन आरएनए न्यूक्लियोलस में स्टोर होता है, एंड राइबोसोम्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियोलस में। सो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन है नेक्स्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच एमआरएनए प्रोड्यूस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए का कोई सेगमेंट या पार्ट आरएनए में कॉपी हो जाता है, आरएनए में यूज होता है डीएनए का कोई सेगमेंट, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन स्पेशली ये किस में यूज होता है, मैसेंजर आरएनए में, एमआरएनए में। तो मैंने पहले बताया आरएनए के काफी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। सो जो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए उसमें डीएनए का कुछ पार्ट यूज होता है, सेगमेंट यूज होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड ये क्यों यूज होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। सो प्रोटीन के सिंथेसिस कौन करता है, एमआरएनए, किसके साथ मिलकर, राइबोसोम्स के साथ मिलकर। सो राइबोसोम्स और एमआरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, एंड आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम्स को सिंथेसिस करता है। देन नेक्स्ट है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, जैसे कि हमारी
सेल मेम्ब्रेन है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है। कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है न्यूक्लियस के अंदर जाना, कुछ को नहीं अलाउ करती। तो जो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के अंदर, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन पोर्स के थ्रू पास होते हैं। उन पोर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ चैनल काम करते हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको पास करवाते हैं न्यूक्लियस के अंदर थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.